क्लास 11 केमिस्ट्री। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है इसके बारे में जैसा कि आप सभी जानते होंगे, क्लास 9 से भी परमाणु पढ़ के आ रहे हैं। परमाणु क्या है आज फिर से एक बार रिवीजन करते हुए ये चलेंगे। परमाणु क्या है? किसी तत्व या पदार्थ का वह परमाणु किसी तत्व या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अर्थात परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और यह परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कभी कभी पूछा जाता है कि परमाणु क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो क्या कहना है आप सभी को? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कौन सा है? परमाणु। ठीक है, तो परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होगा, परमाणु कैसे होंगे, परमाणु कितने बड़े होते हैं, इसको हम जानेंगे। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बड़े, नाम तो है बड़े, लेकिन ये होते हैं छोटे, अर्थात इसके आकार के बारे में हम जानना चाहते हैं कि परमाणु बड़ा होता है या छोटा है। तो परमाणु की साइज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब अगर हम कल्पना करने की बात करें कि परमाणु कितने छोटे हैं, अगर हम बात करना चाहें कि परमाणु क्या इतना छोटा होता है, इस बिंदु के आकार का होता है? नहीं, क्योंकि परमाणु इतना छोटा होता है कि परमाणु हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन परमाणु नहीं दिखाई देता है तो हम इस बिंदु के आकार का परमाणु माने नहीं, इससे भी छोटा परमाणु होता है। इसलिए होता है इससे छोटा क्योंकि परमाणु तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और ये परमाणु तो बिल्कुल छोटा है, यानी ये तो हमें बिंदु दिखाई दे रहा है और परमाणु इससे भी छोटा होता है। अर्थात परमाणु की आकार की बात करें तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। अब इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी छोटी है। तो परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। परमाणु का आकार हम आसानी से नहीं माप सकते हैं। परमाणु का जो आकार है हम क्या कर सकते हैं? आसानी से नहीं माप सकते हैं। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापते हैं, अर्थात बहुत ही छोटी राशि है, बहुत ही छोटा मात्रक है, बहुत ही कम। जैसे बिंदु को मापा जाए तो बिंदु को तो हम सेंटीमीटर या मीटर से माप नहीं सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये छोटे। कुछ पदार्थों को हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि कुछ पदार्थों का परमाणु त्रिज्या है, कुछ पदार्थ उनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन किया गया है, मापा गया है। जल के अणुओं की कितना होती है? 10⁻⁹ मीटर होती है। हीमोग्लोबिन अणु जो आप समझते हैं कि ब्लड में पाया जाता है, उसमें उसकी जो परमाणु त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁸ मीटर है। रेत कण यानी बालू मिट्टी कण जो भी कुछ है उनकी 10⁻⁴ मीटर होती है। चींटी हो गई, सेब हो गया, इन सब की 10⁻⁻3 और 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होती है। अर्थात हम परमाणु को यह कह सकते हैं किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला ही कौन होता है? परमाणु होता है। परमाणु के आकार के बारे में हम समझ के परमाणु बहुत छोटा है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक से या किसी उससे मापने के चाहें तो हम माप नहीं सकते। ठीक है, अर्थात इससे बहुत ही छोटे हैं, मतलब कि जैसे सूक्ष्मदर्शी हुआ, जिससे छोटे छोटे कणों को हम क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को मापा करते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों अगर इस चीज़ का शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान क्या है? हम जानते हैं कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है। हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि आपको परमाणु बहुत छोटा कण है, बहुत सूक्ष्म कण है। हम जानते हैं कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है जिसका भार तौला नहीं जा सकता है, जिसे हम तौल नहीं सकते हैं। परमाणु का भार उसके द्रव्यमान को तौल कर नहीं स्पष्ट किया जाता। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि परमाणु इतना छोटा होता है, अगर हम उसके परमाणु को अगर तौलें, किसी इलेक्ट्रॉनिक कांटा से तौलें, किसी तराजू से तौलें, तो हम उसे तौल नहीं सकते क्योंकि इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। तो हम जानते हैं कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है। परमाणु क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कण है जिसका भार तौला नहीं जा सकता है। मतलब इसके भार को हम तौल नहीं सकते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं परमाणु का भार उसके द्रव्यमान को तौल कर नहीं स्पष्ट किया जा सकता है। इसके लिए जैसे हाइड्रोजन की बात की जा रही है, ये हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन एक क्या है? तत्व है जो कई परमाणुओं से मिलकर बना है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक तत्व है जो कई परमाणुओं से मिलकर बना है। इसके एक परमाणु का, यानी हाइड्रोजन एक तत्व है, इस तत्व में हाइड्रोजन के कई सारे परमाणु हैं। इस हाइड्रोजन कई परमाणुओं से मिलकर बना है और इसके एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें भी कई सारे परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का निर्माण किए हैं।
क्योंकि परमाणु बहुत सूक्ष्म कण है। इससे मिलकर बना और इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम है। 24, ठीक है। अगर ग्राम में, किलोग्राम में कितना हो जाएगा? -27, ठीक है। अब इसकी बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं। प्रारंभ में हाइड्रोजन को मारकर परिभाषित किया गया कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। क्या है, जब शुरू में जब बात की गई कि आखिर परमाणु का द्रव्यमान को हम कैसे डिफाइन करें, क्या चीज़ें हैं, तो उसको एक बताया गया, इसे मानक बनाया गया। हाइड्रोजन को एक क्या माना गया? मानक, स्टैंडर्ड माना गया कि किसी तत्व, कोई भी तत्व हो, कोई ये नहीं है कि कोई एक ही तत्व, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है, क्या बताती है? यह बताती है कि उस तत्व का परमाणु भार वह संख्या है। क्या? उसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो कि उस तत्व का एक परमाणु, जबकि तत्व कई सारे परमाणु से मिलकर बना है, एक ही तत्व का जो परमाणु है हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। मतलब किसी भी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वह भार होता है या वह बताती है जो कि एक परमाणु का जो भार है वो हाइड्रोजन परमाणु के भार से कितना गुना है। यानी एक कंपैरिजन कर लेती है कि उससे कितना गुना है, उसी की तुलना में हमें परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा बताई जाती है। इस तरीके से हम बात करेंगे अब अणु की। किसकी बात करेंगे? अणु की। अब अणु क्या है, इस चीज को समझे। इसे अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु एक निश्चित परमाणुओं का समूह है। अर्थात हमारे पास जब अणु होता है तो उसमें कई सारे परमाणु एक निश्चित समूह में इकट्ठे होते हैं, जुड़े होते हैं, किसी न किसी बंध से जुड़े होते हैं, जो आपस में रासायनिक रूप से आबंधित होते हैं। आबंधित का मतलब ये बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डेड का मतलब किसी न किसी बंध से क्या है, ये बंधे हुए हैं। जैसे अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन है। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन यहाँ पर एक अणु का काम करेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी हाइड्रोजन एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन का अणु का काम करेगा। लेकिन इसमें बंध भी है, जो कि इसे हम क्या कर सकते हैं? कोवैलेंट कर सकते हैं। ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करके बनते हैं, ठीक है। क्लोरीन है, Cl2 है, NH3 है, अमोनिया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अणु एक निश्चित परमाणुओं का समूह होता है। निश्चित परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक रूप से आबंधित होते हैं। रासायनिक रूप से क्या होते हैं? आबंधित होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर अणु की है। अणु का प्रकार भी होता है। अभी हम लोग जानते हैं कि अणु का प्रकार का मतलब है, ये जानना चाहते हैं कि अणु जो हमारे पास है, अणु एक निश्चित प्रकार का मतलब है कि अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु के टाइप्स जो होंगे वो कितने टाइप्स के होंगे? दो टाइप्स के होंगे। कैसे हो रहे हैं दो टाइप्स? देखिए, एक तो हम कहते हैं कि तत्वों के आधार पर है। एक क्या है? हम एक बार कहते हैं कि तत्व के अणु। किसके? तत्व के अणु। और एक कहते हैं यौगिक के अणु। इन दोनों में डिफरेंट है। तत्व का अणु उसे कहेंगे जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ेंगे, यानी किसी एक तत्व होगा, उस तत्व का कई परमाणु आपस में जुड़े, जैसे हाइड्रोजन का हुआ, क्लोरीन का हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से ओजोन का हुआ। इस टाइप के जो है ये तत्व के अणु कहलाते हैं, जब एक ही निश्चित में जुड़ते हैं। लेकिन जब यौगिक के अणु की बात आती है तब इसमें क्या है? विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में एक निश्चित बांध से जुड़ते हैं, तब वो यौगिक अणु। जैसे NH3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, जल हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, NH2CO, इस टाइप के जो हैं ये हमारे यौगिक के अणु कहलाते हैं। यही परिभाषा पर चलते हैं। तत्वों के अणु जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर, जब एक ही तत्व, क्योंकि हम तत्वों का अणु पढ़ रहे हैं, तो एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर उसे सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करें। यानी उसके सूक्ष्मतम, जैसे मान लीजिए हमने कहा हाइड्रोजन या हीलियम या ओजोन ऑक्सीजन, ये मिलकर जब उसे सूक्ष्मतम यानी छोटे स्वतंत्र कणों का निर्माण करें। क्योंकि आप जानते हैं अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो सूक्ष्म कणों का निर्माण करते हैं, तो ये कण तत्व का क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु, तत्व एक ही होना चाहिए, उसी का परमाणु एक से अधिक होना चाहिए, जब वो आपस में मिलकर एक स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? एक सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं, तो ये कण तत्व के अणु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा जैसे हीलियम का अणु है, नियान का अणु है। हीलियम का अणु है, किसका है? नियान का अणु है। जैसे हीलियम है, नियान है,
हीलियम नियान एक परमाणु कण है। एक परमाणु कण उसे कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु, एक ही प्रकार का, जैसे इसमें देखिए सिर्फ एक परमाणु के पूछा जाता है इसकी परमाणुकता कितनी होती है, तो जितने परमाणु से बने हों उसकी परमाणुकता वही होती है, ठीक है। उसकी परमाणुकता क्या होती है, एक होती है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये द्विपरमाणु अणु है। कैसे अणु है, द्विपरमाणु, और इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरीके से हमने ओजोन का नाम लिखा है, क्या है, ये ओजोन है, क्या है, ओजोन है। ओजोन क्या है, O3 है, यह एक त्रिपरमाणुक है। जब 3 से अधिक हो जाते हैं तो हम इन्हें बहुपरमाणु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3 या 3 से अधिक हो जाए तो क्या कह सकते हैं, बहुपरमाणु कण कह सकते हैं। अर्थात इसकी परमाणुकता कितनी है, 3 है, ठीक है। तो एक ही प्रकार के तत्व जब एक से अधिक मिलकर एक सूक्ष्म कणों का निर्माण करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तत्व का अणु, ठीक है। इस पर भी बच्चे अभी 60 स्क्रीन लेना चाहें तो 60 स्क्रीन ले सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर एक बात है कि आप सभी को एक नोट पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है, सभी लोग ध्यान दें। नोट एक चीज़ यहाँ पर नोट एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये करा जिन तत्वों में असंख्य परमाणु होते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें परमाणुओं की संख्या असंख्य होती है, मतलब कितने परमाणु उस पर कोई काउंटिंग नहीं है। उन तत्वों की परमाणुकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। परमाणुकता उनकी ज्ञात की जा सकती है जो एक निश्चित परमाणु, जिनकी परमाणुकता असंख्य है तो उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे कह रहा है कार्बन तत्व जो है ये हीरा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, तो इनमें जो इनकी परमाणुकता होती है वो ज्ञात नहीं की जा सकती क्योंकि इनमें असंख्य परमाणु होते हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है दूसरे टाइप की, यौगिक के अणु कैसे होते हैं। यौगिक कण जब एक से अधिक तत्व हों, जब तत्वों का क्या हो, एक से अधिक तत्व आ जाए। अभी तक एक ही तत्व के परमाणु मिलते थे, अब क्या है, एक से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करें, क्योंकि वर्ग जो हमारा अणु है वो स्वतंत्र ही रहता है, क्योंकि परमाणु हमारा स्वतंत्र नहीं रहता है, स्वतंत्र। इसीलिए कहा रहा है जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर सूक्ष्मतम स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण यौगिक के अणु कहलाते हैं। किसके अणु कहलाते हैं, यौगिक के। अब यौगिक के अणु के लिए एग्जाम्पल जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास मेथेन है। मेथेन का फार्मूला आप सभी को पता है, CH4 होता है। मेथेन का प्रत्येक अणु कार्बन का 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणु है। जैसे अभी बात करें हम मेथेन की बात करें, जैसे CH4 है तो इस मेथेन का यह एक अणु है, यह अणु किसका है, यौगिक का है। किसका है भैया, यौगिक का है। अब इस यौगिक के अणु में हम पूछ रहे हैं प्रत्येक अणु में, अब इसकी 1 अणु हो, 2 अणु हो, 4 अणु हो, 10 हो, 1000 हो, कितने भी अणु हो, लेकिन उस प्रत्येक अणु में कार्बन की संख्या तो 1 ही होगी और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 4। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्या कहेंगे, यौगिक का अणु। हमारे पास और सारे एग्जांपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह भी हमारा एक यौगिक का अणु है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना है, 2 परमाणु है, और कार्बन का कितना है, 1 परमाणु है, ठीक है। चले, इस तरीके से हमने यौगिक के अणुओं के बारे में जाना। अब यहाँ पर देखिए कुछ यौगिक अणुओं का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल और पड़े हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये यौगिक का अणु है। जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ये क्या कहेंगे, तत्व के अणु, ठीक है। अब इस बात आती है कि आयन क्या होते हैं। आयन होते क्या है, इसको समझना होगा कि धातु एवं अधातु। धातु क्या होता है, अधातु क्या है। धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धातु एवं अधातु यौगिक आवेशित कणों से मिलकर, धातु अधातु के जो यौगिक होंगे वो कैसे होते हैं, आवेशित कणों से मिलकर बने। तो पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। आवेशित कण का मतलब हो सकता है धनावेश से मिलकर बने, ऋणावेश से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए होता क्या है, जब कुछ यौगिकों को जल में डाला जाता है या जल में डालते हैं तब क्या होते हैं, वे अपने अवयवी कणों में, किस कणों में, जल में डालने पर अपने अवयवी या अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित का मतलब यहाँ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इन अवयवों पर धन हो या ऋण आवेश आ जाता है। बात यहाँ पर है कि जैसे हम कोई भी यौगिक है, अगर उन यौगिकों को जल में डाल दें तो जल में डालने पर वो विभाजित होते हैं, मतलब टूटते हैं। टूटने का मतलब है कि वो धनायन में टूट जाते हैं या ऋणायन में टूट जाते हैं। तो धनायन ऋणायन में जो टूटते हैं वही हमारा क्या कहला रहा है, आयन कहला रहा है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि धनायन ऋणायन में टूटने की क्रिया आयनाइजेशन कहलाती है, अर्थात आयनन कहला सकती है।
खैर ठीक है, कुछ एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे सोडियम का Na+, इसे सोडियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सोडियम आयन। इसे मैग्नीशियम आयन, Mg+2 है, Mg+2 है मैग्नीशियम आयन। इसे कैल्शियम आयन कहते हैं, इसे सल्फेट आयन कहते हैं, इसे कार्बोनेट आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्बोनेट आयन कहते हैं, कार्बोनेट आयन है। ठीक है, इस तरीके से मतलब धातु अधातु आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, और जब हम इन्हें जल में डालते हैं तो धनायन ऋणायन में टूट जाते हैं। बात यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास NaCl ही है। ठीक है, NaCl क्या होता है? जब पानी में जाता है तो Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। अर्थात Na+ क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। और Cl हमारा क्या करता है? Cl हमारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए Cl- बनाता है। यानी जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर क्या है? सोडियम+ आवेश आता है, और जब क्लोरीन हमारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है? Cl- आता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? जो त्यागने की प्रवृत्ति है वही हमारा क्या है? धनायन। क्या है? धनायन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात आ जाए, क्या करने की बात आ जाए? ग्रहण करने की बात आ जाए तो हमारा क्या है? वो ऋणायन है। क्या है? ऋणायन है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी मतलब धातु किसी भी यौगिक को अगर हम जल में डाल रहे हैं तो धनायन ऋणायन में टूटते हैं। अच्छा, कुछ बात यहाँ पर आप सभी को और बता दें। बात यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब कि सारे यौगिक को अगर हम पानी में डालें तो धनायन और ऋणायन में ही टूट जाएंगे, जरूरी नहीं है। कुछ यौगिक हमारे ऐसे होते हैं, एक तरीके से होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी समान समान को घोलता है और असमान असमान को घोलता है। क्या करता है? समान समान को घोलता है, यानी समान वाला जो होगा वो समान को घोलेगा, जो असमान वाला होगा वो असमान को घोलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि समान वाले जो ध्रुवीय होते हैं वो समान को घोलते हैं। जैसे अगर हम नमक को पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है? घुल जाता है। नमक को पानी में डालोगे तो घुल जाएगा। अगर हम मान लीजिए एल्कोहल को अगर हम पानी में डालें तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? घुल जाता है। अगर हम चीनी को पानी में डालें तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? वो भी हमारा क्या हो जाता है? घुल जाता है। घुल जाता कि नहीं? अगर C12H2211 ठीक है। अगर हम चीनी को पानी में डालें वो भी घुलेगा, नमक को डालें वो भी घुलेगा। लेकिन ये बताइए, क्या अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कार्बनिक रसायन में घुलते हैं, जैसे हमारे पास होता है बेंजीन होता है, C6H6 यह एक प्रकार का विलायक होता है। तो बात यहाँ पर इसलिए, अच्छा ये इसलिए घुलते हैं क्योंकि इसमें भी धनायन है, और हमारा पानी जब टूटता है, H2O जब टूटता है तो वो भी H+ और OH-, क्योंकि समान इनमें ध्रुव होते हैं, प्लस माइनस, अर्थात ध्रुवी को घोलता है। क्या? ध्रुवी को घोलता है। ध्रुवी का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो ध्रुव टाइप के होंगे, अर्थात अगर धनायन ऋणायन में टूट रहे हैं तो वो धनायन ऋणायन वाले ही आयनन यानी विलायक में टूटेंगे। अगर कुछ कार्बनिक यौगिक हैं तो कार्बनिक यौगिक कार्बनिक वाले यौगिकों में टूटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी बच्चे इस चीज़ का भी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन नोट कर लें। चलें ठीक है, अब हम आगे आते हैं। बात यहाँ पर है कि अभी तक हमने आयनन कहा, आयनन दो प्रकार के होते हैं। आयनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब आयनन दो प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ये आयन जो दो प्रकार के हों क्या क्या है? पहला तो हमारा धनायन है, पहला हमारा क्या है? धनायन। दूसरा हमारा क्या है? ऋणायन। इसे अंग्रेजी में कैटायन बोला जाता है, इसे अंग्रेजी में एनायन बोला जाता है। ठीक है, धनायन क्या है? जिसका देखिए लिखा क्या है? इसका निर्माण परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने से होता है। यानी परमाणु जो है, परमाणु द्वारा अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की ही प्रवृत्ति को तो हम धनावेश कहते हैं या धनायन कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा लिखा है कि इसका निर्माण परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने से होता है, अतः इस पर धनावेश होता है। भाई आप ही बताइए कि अगर हम आपको, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ रहे, मान लीजिए हमारे पास 2 रुपये है, अगर हम आपको 2 रुपये देंगे तो मैं क्या हूँगा? मैं तो धनी हूँगा ना, क्योंकि हम तो आपको दे रहे हैं और आप ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आप क्या होंगे? ऋणी होंगे। और जितना दिया हूँ उतने ऋणी होंगे। अर्थात अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो एक धनावेश आएगा मेरे ऊपर, अगर 2 दे रहा हूँ तो 2 धनावेश आएगा। मतलब जितना देता हूँ उतना ही आप पर आवेश आता है, मेरे पर उतना ही धनावेश आएगा और आप पर उतना ही ऋणावेश आएगा। तो परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन एक हो या एक से अधिक हो, इसे त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो धनावेश कहलाती है, अर्थात ये धनायन होता है। या मैं यूँ कह दूँ कि पानी में डालने पर वह चीज़ जो टूट जाती है या धनायन का निर्माण करती है वो हमारा क्या कहलाती है? धनायन कहलाती है। जैसे आपके पास अमोनियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, कापर आयन है, ये सारी चीज़ें आयन हैं। इस तरीके से
इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दूसरी बात यहाँ पर है ऋणायन क्या है। इसका निर्माण किसी उसी का जस्ट अपोजिट है, इसका अपोजिट है, क्योंकि भाई अगर कोई देने वाला है तो कोई ना कोई तो लेने वाला भी होगा कि नहीं होगा। भाई अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो यहाँ से कोई लेने वाला भी है। तो इसका निर्माण किसी परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को, उसमें त्यागने की क्षमता थी, इसमें ग्रहण करने की क्षमता होती, अर्थात ये देने की प्रवृत्ति रखता है और यह लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसका निर्माण किसी परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से होता है, अतः इस पर ऋणावेश होता है। कुछ ऋणावेशों के जैसे सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, फास्फेट आयन है, ये हमारे क्या है ऋणायन। क्या है ऋणायन। अब हम आप आते हैं जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आएंगे। अभी तक हमने कुछ बेसिक बारे में बात किया था, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर चलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज क्या है, उसके बाद प्रोटॉन की खोज क्या है, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज क्या है। लेकिन आज जो हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रॉन की खोज क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए क्या क्या उपकरण किए गए या कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई या नहीं हुई, तो अगर नहीं हुई तो भी हम जानकारी आप सभी को देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। जैसा कि आपके पास यहाँ पर लिखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में जे टॉमसन द्वारा की गई थी। 1897 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, जे टॉमसन द्वारा की गई थी। इसमें हुआ क्या था, जब विद्युत विसर्जन नलिका में जब विद्युत विसर्जन नलिका में हुआ क्या था, इसके प्रयोग के लिए टॉमसन ने एक नहीं कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंटों के लिए उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली। ये हमारा क्या है विसर्जन नलिका है। इस विसर्जन नलिका में एक उन्होंने कैथोड का प्लेट रखा, एक एनोड का रखा और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया अर्थात जोड़ दिया। और इस विसर्जन नलिका में अल्पतम दाब वाली गैस लिया। अल्पतम दाब वाली क्या होता है, जब अल्पतम दाब गैस पर अगर हाई वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है तो उसमें से विद्युत का प्रवाह होना संभव होता है। तो इसमें बहुत ही कम दाब की गैस रखी गई और यह प्रयोग जब हुआ तो एक बार 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 500 वोल्ट तक जो भी कुछ किए तो इस पर कोई इनको परिणाम नहीं मिला। लेकिन जब इस पर हाई वोल्टेज रखा गया, लगभग जब 10,000 वोल्टेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पर देखा गया कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हुई एनोड की ओर जाती हैं। जब किरणें अदृश्य हैं तो बात यहाँ पर ये आती है कि दिखाई कैसे दी, कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। और जब कुछ अदृश्य किरणें निकल रही तो पता कैसे चले कि हमको दिखाई दी। तो जब ये किरणें निकली तो क्या होता है, जो विसर्जन नलिका होता है इस पर एक हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। इस प्लेट पर जब ये किरणें जाके टकराती हैं तो क्या होती है, हरे रंग का चमक उत्पन्न होता है। कैसा, हरे रंग का क्या होता है, चमक उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए इसमें जिंक सल्फाइड का एक लेप लगा रहता है। क्या लगा रहता है, लेप लगा रहता है। जब यहाँ से कुछ किरणें निकलती हैं तो एनोड की ओर जब यानी कैथोड के सामने एनोड की सतह पर यानी एनोड की ओर जब टकराती हैं तो टकराने के बाद वो हरे रंग का चमक उत्पन्न करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें इधर से ही आई होंगी। अगर सामने से कोई किरण आ रही हमारे सामने टकरा जाए तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे सामने से आ रही है। तो इस तरीके से ये किरणें क्या हो रही है कि यहाँ से आने पर यहाँ टकरा रही हैं और टकराने के बाद हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही हैं। इसी चमक को हम लोग प्रतिदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त, अर्थात कुछ न कुछ यहाँ पर एक तरीके से उज्ज्वलित यानी प्रकाशित का कुछ न कुछ हमें संकेत मिल रहा है। तो चलें हम देखते हैं कैसे यह हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में जे टॉमसन द्वारा की गई थी, जब विद्युत विसर्जन नलिका में अल्पतम दाब वाली बहुत कम दाब पर, क्योंकि बहुत कम दाब पर जब हाई वोल्टेज हम देते हैं तो उसमें से विद्युत का प्रवाह होना संभव होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रयोग के तौर पर अल्पतम दाब वाली गैस यानी लगभग 0.001 से लेकर 0.01 mm अर्थात 10⁻³ से लेकर 10⁻² mm दाब लिया गया है
को उच्च, ये चीज विसर्जन नलिका में लिया गया। ये जो दाब है, ये जो गैस है, ये विसर्जन नलिका में, यहाँ पर लिखा जैसे जैसे कल अल्पतम दाब वाली गैस है, विसर्जन नलिका में लिया गया है। उच्च वोल्टेज पर लगभग 10,000 वोल्ट पर, लगभग 10,000 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्जन नली में कैथोड से, विसर्जन नली में जो कि हमारे पास यहाँ विसर्जन नली है, विसर्जन नली में कैथोड की ओर से, कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें का पुंज निकलता है जो एनोड की ओर चलती है, जो एनोड की ओर अर्थात एनोड की ओर चलती है, जो कि एनोड की ओर क्या कर रही है, चल रही है, एनोड की ओर चलती है तथा कैथोड के सामने वाली कांच की दीवार पर टकराती है। कैथोड के सामने वाले, जो हमारे पास कैथोड था, कैथोड के सामने दीवार हमारा यह पड़ेगा, यही ना पड़ेगा भैया, कैथोड के सामने तुम्हारा यही है, तो इसके सामने वाले दीवार पर क्या करती है, टकराती है। टकराने के बाद हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त करते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त करते हैं, फ्लूरोसेंस अंग्रेजी में से कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात हम करते हैं इस पर भी बच्चे शार्ट स्क्रीन मार ले भैया, शार्ट स्क्रीन ले ले इसका जल्द से जल्द। ठीक है, शार्ट स्क्रीन कर ले। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, इस चीज़ को आगे ध्यान से सभी लोग समझेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, चित्र के साथ समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आगे जो अभी इसके पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में वो परिभाषा थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अदृश्य किरणों की कुछ बातें कर रहे हैं। जो बात इन अदृश्य किरणों का, जो हमारे पास अभी अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, जो हमारे पास कैथोड से एनोड की ओर अदृश्य किरणें जा रही थी और हमारे एनोड पर टकरा रही थी, टकराने के बाद जो हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही थी, उन्हीं अदृश्य किरणों को हम कैथोड किरण के नाम दिए हैं। अर्थात इन अदृश्य किरणों को कैथोड किरणों का नाम दिया गया। जब इन अदृश्य किरणों को, अर्थात जो अदृश्य यानी जो ये वाली किरणें जा रही हैं और इन्हीं अदृश्य किरणों को हम क्या कर रहे हैं, कैथोड किरण करें। तो कैथोड किरण के गुण क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इस तरीके से कैथोड किरण होता क्या है, कैथोड किरण तो अभी समझ में आया, अदृश्य किरणों को ही कैथोड किरणें कहते हैं। इनके गुण के बारे में पहली बात करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, है क्या। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये हमारा एक विद्युत विसर्जन नलिका है। अर्थात इसी नलिका में हमारे पास दो प्लेट हैं, एक धनावेशित प्लेट, एक ऋणावेशित प्लेट है। इस प्लेट को हम एक ऋण प्लेट से और इस प्लेट को हम धन प्लेट से ऐड किए हैं। यहाँ से उच्च विभव लिखा गया, अर्थात ये बहुत हाई वोल्टेज पर काम हो रहा है। और ये जो हमारा है, यहाँ से एक निर्वात पंप है, अर्थात इसमें जो भी कुछ गैसें रहेंगी उसे एक तरीके से निकाल दिया जाएगा इस निर्वात पंप के माध्यम से। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का पुंज निकल रहा है, यह हमारी कैथोड किरण है। तो इनके गुण के बारे में हम समझते हैं। और यह हमारी क्या है, इस तरीके की जो विसर्जन नलिका है। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर है कैथोड किरण के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। पहला गुण हमें यह पता चला कि कैथोड किरणें किस कणों से मिलकर बनी है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन कणों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज यही कहा कि जो हमारे पास ऋणावेशित कण, ये जो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, जो ये ऋणावेशित कण से हमारे किरण जा रही हैं, इन्हीं कणों को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसकी पुष्टि कैसे समझेंगे कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया, ध्यान सभी लोग समझें। यहाँ पर आपको निर्वात नलिका दिखाई दे रही है, उस पर क्या हो रहा है कि एक कैथोड किरण लगा है और इधर हमारा एनोड प्लेट होता है। अब यहाँ से क्या है कि उच्च वोल्टेज पर काम चल रहा है। तो ये बस बात क्या है यहाँ पर कि विसर्जन नलिका में एक ऐसी वस्तु रखते हैं, एक ऐसी, देखिए यहाँ पर लिखा है कैथोड किरणों के मार्ग में रखी वस्तु। एक हमने क्या किया है, कैथोड किरण, जहाँ से कैथोड किरण निकल रही हैं उसके मार्ग में एक वस्तु रखी।
क्या रखे हैं, एक वस्तु रखे हैं, और यह जो वस्तु है इससे जो निकलने वाली किरण है, अगर यह अपारदर्शी वस्तु होती है, कैसी होती है, अपारदर्शी, अर्थात जब प्रकाश की किरण यहाँ पे चलेंगी, ऐसे चलती जाएंगी तो इसकी एक प्रतिबिंब अर्थात परछाई बन जाती है। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि ये किरणें कैसी चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। तीसरी बात यह है कि कैथोड किरणें अल्पतम सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। जो कैथोड किरण है वो अत्यंत सूक्ष्म कण, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही छोटा द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है तथा इनमें गतिज ऊर्जा होती है। इस चीज़ को कैसे समझेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए क्या है, फिर एक विसर्जन नलिका है, उस विसर्जन नलिका में कैथोड एनोड प्लेट है, हाई वोल्टेज पर बैटरी लगी है, उच्च वोल्टेज पर बैटरी लगी है। लेकिन यहाँ पर जो आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, एक छोटा एवं हल्का पहिया है, एक ऐसा पहिया है, फिरंगी टाइप का पहिया मान लो आप सभी, फिरंगी टाइप का, जो एकदम प्लास्टिक का बहुत हल्का होता है, जिसका वेट बहुत कम होना चाहिए। इसी से पता चलेगा ना कि यहाँ से हमारी जो कैथोड किरणें हैं अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी है और उसमें गतिज ऊर्जा है। जब ये प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी तो चलने के बाद क्या होगा कि ये टकराएंगी और टकराने के बाद इसे रोटेट कर देंगी, अर्थात जैसे इसमें गतिज ऊर्जा है तो इस तरीके से क्या करेगी, इस तरह से घुमाएगी और इसे इस तरह से घुमाएगी तो ये थोड़ा घूमने लगती है, क्या करने लगती है, घूमने। तो इसी समय सिद्ध हो जाता है कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है तथा इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बच्चों को शॉर्ट स्केल ले लें और शॉर्ट स्केल लेने के बाद क्या है कि मुझे बता दीजिए सब क्लास दे रहे हैं, बता दीजिए सब क्लास दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट हम आपको और समझा देते हैं, बस उसके बाद ध्यान से सभी लोग देखें। लास्ट चौथा पॉइंट क्या है, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अर्थात जब कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में चलती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका डायग्राम यहाँ पर ध्यान से सभी लोग समझें। ये हमारी विसर्जन नलिका है, इसमें हमारे ये एनोड, हमारा कैथोड और ये हमारा एनोड प्लेट है। कैथोड और जो एनोड प्लेट है इस पर क्या किया गया है, एक विद्युत क्षेत्र रखा गया, अर्थात यह विद्युत क्षेत्र जो है माइनस, अर्थात आप देख रहे हैं कि ऋणावेशित प्लेट है ये और ये हमारी धनावेशित प्लेट है। इससे क्या हो रहा है, देखिए जब हमारी जब हमारी कैथोड से निकलने वाली किरण यहाँ से चलेंगी तो यहाँ पर ऋणावेशित प्लेट है, ऋण को क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो क्योंकि हमारी जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हैं, तो यहाँ पर ऋणावेशित प्लेट भी है, तो इसका ऋण आपस को क्या करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन यहाँ पर धन आवेशित प्लेट लगी हैं तो ये अपनी ओर क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और ये इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और यह किधर मुड़ जाती हैं, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। जब कोई धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वह ऋणावेशित से मिलकर बना है, क्योंकि ऋण को क्या करता है, दूर भगाता है। इससे सिद्ध होता है कि यह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब हम यह आपको बताना चाहते हैं कि जब कैथोड विसर्जन नलिका में जब कैथोड किरणें चलती हैं, अर्थात उच्च वोल्टेज पर जब निकलती हैं तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, इनका विचलन हो जाता है। विचलन का मतलब अपने मार्ग से, जबकि सीधी चलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र से क्या हुआ, ये ऋण क्या करता है, दूर भगाता है। इधर प्लस प्लेट जो लगी है आकर्षित कर लिया तो अपनी ओर मुड़ गई और इसी का नाम है विचलन। चलते हुए भटक जाना ही क्या कहलाता है, उसे विचलन करना। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट और हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर उसके पार निकल सकती हैं। ऐसा कैथोड किरण में यह एक तरीके से गुण है कि बहुत पतली, बहुत कम एमएम की, बहुत ही कम 0.001 एमएम ऐसी पतली चादर जब हो तो ऐसी चादर को कैथोड किरणें भेद कर अर्थात इस पार से उस पार निकल सकती हैं। ये कैथोड किरण के क्या हैं, गुण हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये सारी बातें आप सभी को बताई जा रही हैं कि कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर उसके पार निकल सकती है। अगला पॉइंट क्या है, कैथोड किरण के मार्ग में आने वाली गैसों का आयनन करते थे। जैसे अगर कैथोड किरण के मार्ग में अगर हम कुछ गैसें रख दें तो उन गैसों का आयनन होता है। आयनन का मतलब उन्हें तोड़ देती है। क्या कर देती है, तोड़ देती है। तो कैथोड किरणें मार्ग में आने वाली गैसों का आयनन कर देती हैं। अगला पॉइंट क्या है, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं।
फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब यह है कि जो आपका फोटोग्राफिक प्लेट होता है उस प्लेट पर अगर कैथोड किरणें पड़ रही हैं तो उसे प्रभावित कर देंगी, इफेक्टेड करेंगी, और वो इफेक्ट कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं, काला कर देती हैं। एक बात यहाँ पर और है कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्त उत्पन्न करने का मतलब है कि जब ये किरणें उच्च वोल्टेज पर जाती हैं तो इधर जिंक सल्फाइड लगा होता है, जब उससे टकराती हैं तो हरे रंग का चमक उत्पन्न करती हैं। यही हरे रंग का चमक क्या कहलाता है, प्रतिदीप्त कहलाता है। जब कैथोड किरणें कांच की सतह से अथवा जिंक सल्फाइड की परत पर चढ़ी हुई सतह से टकराती हैं तो ये चमक उत्पन्न करती हैं और यही चमक प्रतिदीप्त कहलाता है। इस प्रकार हमारी कैथोड किरण की पूरी खोज हुई और कैथोड किरण के गुण क्या हैं इन पर हमने चर्चा की। ठीक है, आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी, इसलिए हम अब चाहेंगे कि क्लास को ज़्यादा समय ना देते हुए थोड़ा सा आप सभी इसका भी शॉर्ट स्क्रीन मार लें भैया, और आराम से इसे अपने नोट्स में से नोट कर लीजिएगा। ठीक है।